हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7 पे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 6 मार्च की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। स्टार्ट करते हैं विद द मोटिवेशनल कोट, देन फिर बढ़ेंगे आज की इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की तरफ। ओके, फिर उसके बाद मेरे दोस्त आज के इंपॉर्टेंट न्यूज काफी बेहतरीन है। कैबिनेट अप्रूवल काफी बढ़िया बढ़िया है आज के। माइंडसेट इज व्हाट सेपरेट द बेस्ट फ्रॉम द रेस्ट। ये तो यार हमेशा से है कि आपका माइंडसेट सारी चीजें में भाई मैटर करता है। ठीक है, देखो कोई ना वक्त अगर खराब भी होता है, खराब नहीं बोलूंगा, चैलेंजिंग भी होता है ना, तो उस चैलेंजिंग वक्त में से भी पॉजिटिव ढूंढ लेता है। और कोई कुछ पॉजिटिव में भी मेरे भाई नेगेटिव ढूंढ लेता है। ठीक है, कोई किसी सिचुएशन को इस तरीके से लेता है कि यार ये मेरे लिए एक चैलेंज है, मुझे इसका सॉल्यूशन ढूंढना है और मुझे आगे बढ़ना है। एक व्यक्ति वो होता है कि जो मेरे भाई अगर अच्छा भी समय होगा या अच्छी भी चीजें होंगी, उसमें भी जबरदस्ती की स्थिति अलग ही तरीके की पैदा हो जाएगी या कर देगा। ठीक है, सारा खेल यहाँ का है। आप अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, आप अच्छा नहीं सोचोगे तो जैसा सोचोगे वैसा होगा। लेकिन आपको इस बात को समझना पड़ेगा, जितना जल्दी समझेंगे पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव लोगों के बीच में रहना, ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली दिला देता है। आपको बहुत सारी चीजों के लिए शायद फाइट नहीं मारनी पड़ेगी। आपकी लाइफ ऐसी हो चुकी है, आपका नेचर वैसा हो चुका है कि आपको ऑटोमेटिकली चीजों के आप उस डायरेक्शन में जा रहे हो जहां समाधान है। ओके, और ये सारी चीज यहां से है। ठीक है, सारी चीज यहां से मैटर नहीं करता। आप क्या खा रहे हो मैटर नहीं करता, आप क्या पहन रहे हो मैटर नहीं करता, आप कहाँ रह रहे हो, कहाँ चल रहे हो। जैसे अगर खुशी की बात होती है ना, अगर हैप्पीनेस की बात होती है, तो ये भी सिर्फ माइंडसेट से मेरे भाई। किसी को ब्रिटानिया गुड्डे में मजा नहीं आता, किसी को पार्ले में भी मजा आ जाता है। तो सारा खेल माइंडसेट का है। तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। और मैं तो हमेशा से बोलता हूं कि बीइंग ए स्टूडेंट आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। पॉजिटिविटी 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 और पॉजिटिविटी। आप कैसे चीजों को सिर्फ पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर बार ही लेना है, वो तो फिर अपना विवेक का भी मेरे दोस्त काम करना है, उसको भी आधार मानना है। लेकिन हाँ, आप ये समझिए कि आपका पॉजिटिव सोचना बहुत सारी समस्याओं का समाधान है, बहुत सारी समस्याओं का। ठीक है, आपका ओवर थिंकिंग ना करना, आपका पॉजिटिव रहना, आपका पॉजिटिव सोचना, बहुत सारी चीजें आपको ऐसे हाथ में मिल जाएगी। समझ रहे हो। और ऊपर वाले पे भरोसा रखो मेरे दोस्त। प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं मेरे भाई, पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो, अच्छे विचार रखो, जीवन परिवर्तित होगा। ओके, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ओके, गुड मॉर्निंग मेरे भाई। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके सामने, जरा ध्यान से देखिएगा। इनको आजकल प्रिंस के नाम से जानते हैं हम लोग। इनका नाम है शुभमन गिल। ये इंडिया के ओडीआई के वाइस कैप्टन है, वनडे इंटरनेशनल के। अच्छा, कल यार दोस्त न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में मैच था। ओके, न्यूजीलैंड ने वो मैच जीत लिया है, लेकिन मेरे दोस्त डेविड मिलर बहुत शानदार बैटिंग करी थी। वो कहते हैं ना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, वो कहावत होती है ना मेरे भाई। तो वही वाली बात थी। टीम का सपोर्ट नहीं मिला, साउथ अफ्रीका को हार मिली। अब इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में फाइनल होने जा रहा है। इनसे भी अब बदला लेना है हमें, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का बदला लेना है मेरे भाई। बहुत बढ़िया। कौन सी कंपनी ने इनको अपॉइंट किया था? सो आंसर बनता है मेरे दोस्त एमआरएफ लिमिटेड। ओके, एमआरएफ लिमिटेड, इसने शुभमन गिल को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, शुभमन गिल को। ओके, अभी हम लोगों ने एक अपॉइंटमेंट और पढ़ा था बीसीआई का। अपॉइंटमेंट पढ़ लेते हैं कुछ। बीसीआई, बीसीआई क्या है सर? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अब ये जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसमें मनन कुमार मिश्रा, ओके, मनन कुमार मिश्रा अपॉइंट किए गए। ओके, मनन कुमार मिश्रा को चेयरमैन बना दिया गया है, चेयरमैन बना दिया गया। ओके, 7th कॉन्सिक्यूटिव टर्म, लगातार सातवीं बार मेरे भाई। एक व्यक्ति का नाम याद रखना, दलजीत। ओके, दलजीत दोसांझ, दलजीत दोसांझ। ये ग्लोबल एम्बेसडर बने। ग्लोबल एम्बेसडर किसके बने? ग्लोबल एम्बेसडर सर ये लिवाइस के बने। ओके, लिवाइस के ग्लोबल एम्बेसडर बने। ओके, तुहिन कांत पांडे साहब को चेयरपर्सन बना दिया गया है सेबी का, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का। ये 11th नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं। ओके, चेयरपर्सन बने हैं। वर्ल्ड जो ये चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025, ओके,
मैंने कल सरफराज खान बोल दिया था, सरफराज खान नहीं, सरफराज अहमद है पाकिस्तान के, जो इसके एम्बेसडर है। शिखर धवन ब्रांड एम्बेसडर है मेरे भाई। इसके अलावा टिम साउदी न्यूजीलैंड के हैं, और एक खिलाड़ी और है शेन वॉटसन। ओके, शेन वॉटसन ऑस्ट्रेलिया। आज भी एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने अभी रिटायरमेंट ले लिया है मेरे भाई। ओके, रिटायरमेंट लिया है। और क्या याद रख सकते हैं, एक बीसीएएस याद रख सकते हो, बीसीएएस के डायरेक्टर जनरल बने ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के। इनका नाम है मेरे भाई राजेश निर्वाण। ओके, राजेश निर्वाण ने इनको डीजी बना दिया गया बीसीएएस का, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का। एक और याद रखना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है सर, ज्ञानेश कुमार को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। ओके, एक और याद रखना मेरे भाई, एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट, इसके जो हेड बनी है उनका नाम है सलीला पांडे, एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट। अगला सवाल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम के कॉन्टेक्स्ट में निम्न में से कौन सा करेक्ट है? जरा देखिएगा, इट इज अ वॉलेंट्री एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी। भाई ये आपकी स्वेच्छा से है, ठीक है, वॉलेंट्री है, कॉन्ट्रीब्यूटरी, इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा इस पेंशन स्कीम में। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स के लिए ये अपना करेक्ट है। इस स्कीम में मिनिमम मंथली पेंशन मिलती 3,000 रुपए, और ये मिलती है आफ्टर एज ऑफ 60 वर्ष के बाद, ये अपना करेक्ट है। ये जो स्कीम है इसके इंप्लीमेंटेशन का काम जो देख रहा है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देख रहा नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट देख रहा है। किसके साथ मिलके? एलआईसी के साथ मिलके। एलआईसी यहाँ पर पेंशन फंड मैनेजर है। ओके, तो ये अपना इनकरेक्ट हो गया। एलआईसी इज द पेंशन फंड मैनेजर, ये अपना करेक्ट हो गया मेरे भाई। तो पहला दूसरा चौथा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ओके, अब चलो कुछ इंटरेस्टिंग चीजें कनेक्ट करते हैं। अपॉइंटमेंट कनेक्ट करते करते तो बहुत दिन बीत गए। एक स्कीम है, इसका नाम है म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी, म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमई। मजा आ जाएगा आपको आज के सेशन में मेरे भाई। हो सकता है आज के ही सेशन से आपको, मैं बता रहा हूं, 5-7 क्वेश्चन मिल जाए। यस, आज के ही सेशन से। म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इसको लॉन्च किया गया 17 फरवरी 2025 को, 17 Feb 2025 को। इसका जो अनाउंसमेंट हुआ था वो आपका यूनियन बजट में हुआ था। यूनियन बजट 2025-26 के दौरान इसका अनाउंसमेंट रहा था। ये किसके लिए है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए है। ओके, इसमें आपको कोलेट्रल फ्री लोन दिया जा रहा है। ओके, कोलेट्रल फ्री लोन दिया जा रहा है, कितने तक का? अप टू 100 करोड़। किस चीज के लिए सर? प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट की खरीद के लिए। ओके, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट की खरीद के लिए 100 करोड़ रुपए तक का लोन इसमें दिया जा रहा है। इवन इस स्कीम में 60% गारंटी कवरेज। ओके, 60% जो है वो मेरे भाई गारंटी, GUARNTEE, ओके, गारंटी कवरेज है। वो किसके द्वारा है? यहां पर एनसीजीटीसी क्या है? नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी लिमिटेड, इसके द्वारा यहां पर दिया जा रहा है। किसको दिया जा रहा है मेरे भाई? एमएलआई को। एमएलआई क्या है? मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल बैंक हो गए। ओके, मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन। आई होप क्लियर होगा मेरे भाई। ओके, लोन लिमिट यहां पर याद रखना मैक्सिमम 100 करोड़ है। ओके, मतलब ये कहते हैं कि ये 100 करोड़ तो लोन लिमिट है, प्रोजेक्ट कॉस्ट तो फिर भी ज्यादा हो सकती है। हम जो देंगे वो यहां पर 100 करोड़ रुपए तक का देंगे। क्लियर है? एक और याद रख सकते हैं, अभी इंपॉर्टेंट है डेटा मेरे दोस्त। एक योजना है, इसका नाम है पीएम सूर्य घर
मुफ्त बिजली योजना। ओके, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अब ये जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, इसको लॉन्च किया गया था 13 फरवरी 2024 को, अगर मैं गलत ना हूं मेरे भाई। इसको 1 साल कंप्लीट हो गया अभी, 1 साल, 1 ईयर इसका कंप्लीट हो गया है। बात समझ में आ रही? 13 फरवरी 2024 को मोदी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। किस पर्पज से लॉन्च किया गया था? फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए, फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए। ओके, किसके माध्यम से? थ्रू दी रूफटॉप सोलर पैनल। ओके, रूफटॉप सोलर पैनल इंपॉर्टेंट है दोस्त। एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछता हुआ आ रहा है, ठीक है, एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे भाई। अभी इसको 1 साल कंप्लीट हो चुका है। और कौन सी स्कीम याद रख सकते हैं? हाँ, अभी पीएम किसान योजना न्यूज में रहा था, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। उसका रीजन ये रहा था कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19th इंस्टॉलमेंट अभी रिलीज की गई थी मोदी जी के द्वारा। मोदी जी ने 19th इंस्टॉलमेंट रिलीज की थी। 22,000 करोड़ रुपए यहां पर ट्रांसफर किए गए थे 9.8 करोड़ फार्मर्स के अकाउंट में। ओके, इस स्कीम में सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, 2-2 हजार रुपए की 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। इस स्कीम को फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया था। इस स्कीम को दिसंबर 2018 में लागू किया गया था। लॉन्च हुई थी फरवरी 2019 में, लेकिन लागू हुई थी दिसंबर 2018 में। ओके, एक और स्कीम है पीएम इंटर्नशिप स्कीम। पीएम इंटर्नशिप स्कीम का फेज 2 शुरू हो गया है। कौन सा फेज मेरे भाई? फेज 2 शुरू हो गया है। ये स्कीम वो है जिसमें कि टॉप 500 जो कंपनीज है उसमें इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिल रही है उन बच्चों को जिनकी उम्र 21 से 24 वर्ष है। ओके, और जो कहीं ना कहीं फुल टाइम जॉब में नहीं है या फिर फुल टाइम एजुकेशन में नहीं है, फुल टाइम जॉब में नहीं है, फुल टाइम एजुकेशन में नहीं है, और उम्र 21 से 22 वर्ष, 21 से 24 वर्ष है, वो यहां पर एलिजिबल बनते हैं। जो ट्रेनिंग पीरियड उनका रहेगा या इंटर्नशिप पीरियड रहेगा उनका 12 महीने का रहेगा। इन 12 महीनों के दौरान हर महीने 5,000 रुपए दिए जाएंगे मेरे भाई, 5,000 रुपए हर महीने। और वन टाइम जो पैसा मिलेगा, ठीक है, वो 6,000 रुपए मिलेगा। भाई कहीं जॉब करने जाओगे तो उसके लिए सरकार कह रही है एक बार का पैसे तो हम 6,000 रुपए तुम्हें देंगे, वन टाइम असिस्टेंस। ओके, और हर महीने 5-5 हजार रुपए तुम्हें मिलेंगे। हर महीने ये जो 5,000 रुपए मिलेंगे, इसमें 4,500 रुपए तो गवर्नमेंट बियर करेगी। 500 रुपए जिस कंपनीज में आप जा रहे हो ट्रेनिंग करने के लिए, इस इंटर्नशिप के लिए, वो आपके 10% बियर करेगी, यानी 500 रुपए बियर करेगी। आई होप गाइस क्लियर होगा। और क्या याद रख सकते हो? और कौन सी योजना थी? श्रम योगी मानधन तो कल पढ़ लिए। ओके, और सो चलो अभी इतना ही। हाँ, एक और याद रख सकते हैं, पीएम फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये भी अभी न्यूज में था। इसने अपने 9 साल कंप्लीट किए थे, 9 इयर्स कंप्लीट किए थे। ओके, इस स्कीम में एक चीज जरूर याद रखना, प्रीमियम का रेट। प्रीमियम का रेट क्या है कि खरीफ क्रॉप के लिए प्रीमियम का रेट है 2%। ओके, रवि क्रॉप के लिए प्रीमियम का रेट है 1.5%, और जो आपकी हॉर्टिकल्चर और कॉमर्शियल क्रॉप है उसके लिए 5% है। यही एग्जाम का सवाल बना था मेरे भाई। प्रीमियम का रेट पूछा गया था कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ के लिए प्रीमियम 2%, रवि के लिए 1.5% है, और हॉर्टिकल्चर के लिए मेरे भाई 5% है। ओके, अगला सवाल देखना। Where was recently inaugurated Bantara Animal Rescue Conservation and Rehabilitation Center established? बताइए मित्रों, मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। कहां पर? जामनगर में, गुजरात के जामनगर में। अब देखो बहुत शानदार, मतलब कनेक्ट कर रहा हूं गुजरात से, और हो सकता है आपको इसमें जो मैं पहला वाला कनेक्ट कर रहा हूं ये आपको निश्चित एग्जाम में देखने को मिल जाए। ठीक है, एक संस्था है, इसका नाम है IREDA। ओके, IREDA इसकी एक सब्सिडरी है। ओके, कौन सी मेरे भाई? सब्सिडरी है। कौन सी सब्सिडरी? इसका नाम है IREDA, इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस IFSC लिमिटेड। ओके, इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस IFSC लिमिटेड।
अब ये है क्या, ये सर इसकी सब्सिडरी है। अरे सर आगे तो बताओ क्या हुआ है। असल में इसको इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी IFSCA से एक सर्टिफिकेट मिल गया है। ओके, सर्टिफिकेट किस चीज के लिए मिल गया है कि ये वहां पर एज अ फाइनेंस कंपनी काम कर सकता है। कहां पर मेरे भाई? गुजरात गिफ्ट सिटी में। गुजरात गिफ्ट सिटी में। तो गुजरात गिफ्ट सिटी में एक फाइनेंस कंपनी के तौर पे काम कर सकता है यहां पर इरिडा का एक सब्सिडरी जिसका नाम इरिडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस IFSC लिमिटेड है। और इसकी अप्रूवल, इसके लिए स्वीकृति किसने दे दी है? IFSCA इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी ने। इवन एक बात और जरूर याद रखना कि ये जो इरिडा है IREDA है, ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मेरे भाई, इसको जरूर याद रखना। एक और न्यूज बिम्स्टेक रिलेटेड है। बिम्स्टेक, ओके, बिम्स्टेक। बिम्स्टेक जो यूथ समिट है, यूथ समिट, इसका जो वेन्यू है वो गुजरात ही है। गुजरात का गांधीनगर है मेरे भाई, ठीक है, गुजरात का गांधीनगर। यहां पर ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म पूछी गई थी एक बार, ठीक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। बांग्लादेश के ढाका में इसका हेडक्वार्टर है, ओके। और बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, करेंसी टका, ढाका टका, ढाका टका, ढाका टका, याद रखना मेरे भाई। ओके, नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियाज फर्स्ट एवर रिवराइन डॉल्फिन एस्टिमेशन रिपोर्ट मेरे भाई। अभी एक डॉल्फिन एस्टिमेशन रिपोर्ट रही थी, उस कॉन्टेक्स्ट में निम्न में से कौन सा करेक्ट है? इस रिपोर्ट में बताया गया टोटल 6327 डॉल्फिन है 28 रिवर में 8 स्टेट के, ये अपना करेक्ट है। बिहार में सबसे ज्यादा सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ रिवर इन डॉल्फिन आफ्टर उत्तर प्रदेश, ये भी करेक्ट है मेरे भाई। ओके, उत्तर प्रदेश हैड द लार्जेस्ट डॉल्फिन पॉपुलेशन अमंग ऑल स्टेट, ये भी अपना करेक्ट है, ठीक है, ये अपना करेक्ट है, ये अपना करेक्ट है। द लोएस्ट नंबर ऑफ डॉल्फिन वाज फाउंड इन पंजाब विद ओनली 3 रिकॉर्डेड। अरे यार ये भी अपना करेक्ट है। तो आंसर क्या बनेगा? ऑल ऑफ द अबव। ओके, राइट आंसर क्या मेरे भाई? ऑल ऑफ द। अब इसमें ज्यादा मैं बता नहीं रहा क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको बता चुका हूं, कल काफी डिटेल में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एक तरीके से रिवीजन हो गया ये अपना कि देखो स्टेटमेंट बेस का फायदा क्या है। पहली वाली लाइन, दूसरी वाली लाइन, तीसरी वाली लाइन, चौथी वाली लाइन, चारों खुद में MCQ। अगर एग्जामिनर पूछने को बैठा और वन लाइनर उसने पूछना शुरू किया तो 4 सवाल बन गए। और अगर स्टेटमेंट बेस पूछ लिया तो अपन तो उस्ताद है ही मेरे भाई। अभी तक क्या होता है, वन लाइनर जब आप पढ़ते हो ना तो आप एक या दो ही स्टेटमेंट को प्रायोरिटी दे रहे होते हो, और जब आप स्टेटमेंट बेस पढ़ते हो तो आप 4 स्टेटमेंट को प्रायोरिटी दे रहे होते हो। दिमाग खुल जाता है कि हाँ यार यहां अगर गड़बड़ ना हो जाए, यहां गड़बड़ ना हो जाए। और जहां डेटाबेस न्यूज है ना, प्लीज यार उसको थोड़ा ज्यादा फोकस होकर पढ़ो, चाहे वो नेशनल हो, चाहे वो इंटरनेशनल हो, कोई भी न्यूज हो, इकोनॉमी रिलेटेड हो, डेटाबेस पे थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिएगा। विच स्टेट कैबिनेट has approved implementation of central government unified pension scheme for officer and employee? तो कौन से स्टेट के कैबिनेट ने भी अप्रूवल दी है कि वो यूपीआई को इंप्लीमेंट कर रहा है? यूपीआई को इंप्लीमेंट कर रहा है, यूपीएस को, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को। बहुत बढ़िया। ये आंसर बेटा उत्तराखंड। ओके, उत्तराखंड अभी न्यूज में रहा था, रीजन था अभी उत्तराखंड सरकार ने जीका के साथ समझौता किया है। जीका है भैया किसका? ये मीका का भैया, जीका मतलब मजाक कर रहा हूं मेरे भाई, सिर्फ जीका याद रखना। जीका और उत्तराखंड के बीच में भी एक समझौता हुआ था टेक्निकल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट के लिए। ओके, टेक्निकल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट के लिए समझौता हुआ था। असल में है क्या कि ये कह रहे हैं कि हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रमोशन प्रोजेक्ट है, उसके लिए काम करेंगे। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए जीका और उत्तराखंड सरकार के बीच में समझौता हुआ है। इवन इतना याद रखिए, आगे बढ़ते हैं। Who has been awarded the 2024 प्रिज्गर आर्किटेक्चर प्राइज, हाईएस्ट ऑनर इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर? नाइस 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 न्यूज, एग्जाम का सवाल है मेरे भाई ये वाला। प्रिज्गर प्राइज, प्रिज्गर आर्किटेक्चर प्राइज, नोबेल प्राइज कहा जाता आर्किटेक्चर के क्षेत्र में मेरे भाई। इंटरनेशनल अवार्ड प्रेजेंटेड एनुअली टू ऑनर द लिविंग आर्किटेक्ट, जो लिविंग आर्किटेक्ट होते हैं, ठीक है, उनको ये सम्मानित किया जाता है। 1979 में इसको फाउंड किया गया था। 1979 में J.A. प्रिज्गर साहब के द्वारा, कल ही बताया था मैंने, उनकी पत्नी जो सिंडी है उनके द्वारा मेरे भाई।
ओके, प्रिज्गर फैमिली के द्वारा ये अवार्ड फंड किया जाता है। और एक फाउंडेशन का नाम याद रख लेना, हयात फाउंडेशन, हयात फाउंडेशन, उसके द्वारा इसको स्पॉन्सर किया जाता है, स्पॉन्सर्ड बाय दी हयात फाउंडेशन। ओके, इट इज रेफर्ड एज द नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर। प्राइज मनी इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4 5 US डॉलर, 1 लाख US डॉलर इसमें प्राइज मनी है। पहली दफा 1979 में ही ये दिया गया था। एग्जाम में यहां से सवाल बन चुका है, ठीक है। अच्छा, ये व्यक्ति कहाँ के, ये बता सकते हो मेरे को, जिसको सम्मानित किया गया? इनका नाम है लिया लियू 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 जियाकुन, लियू जियाकुन। ये कहां से है, किस देश से है? 2018 में मेरे दोस्त भारत के लिए, भारत से बीबी जोशी जी को सम्मानित किया गया था। बीबी जोशी जी, 2018 में बीबी जोशी जी को सम्मानित किया गया था। बस इतना बता दो कि ये किस देश से दोस्त। ओके, दिमाग में खुरापात आ तो रही है, क्या करूं, बताऊं नहीं बताऊं, टाइम लग जाएगा उसमें। सोच रहा हूं बताऊं, चलो बता देता हूं यार, तुम भी क्या याद रखोगे। तुम्हारे भाई ने, मेरे भाई, तुम्हारे लिए मेहनत में कमी नहीं करी है। अभी 97th ऑस्कर अवार्ड रहे हैं, ठीक है, 97th ऑस्कर। पिछले वाले पेज पे आ जाते हैं, ठीक है। 97th ऑस्कर, उसमें बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड वगैरह ये दिए गए, ओके। तो बेस्ट एक्टर अवार्ड जो गया, बेस्ट एक्टर अवार्ड, ये किसको गया है? ये गया मेरे भाई एड्रियन, एड्रियन ब्रॉडी। अरे भाई आप बोल लो, भाई बोल लो, बोल लो, ठीक है, ठीक है। एड्रियन, एड्रियन ब्रॉडी, एड्रियन ब्रॉडी किसके लिए गया है? द ब्रूटलिस्ट के लिए, ओके। मूवी कौन सी है? द ब्रूटलिस्ट, ओके, द ब्रूटलिस्ट। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको गया? बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड ये गया है मिकी, मिकी मेडिसन, ठीक है, मिकी मेडिसन, ओके। इनको जिस मूवी के लिए दिया गया वो है एनोरा। कौन सी रहा मेरे भाई? एनोरा, एनोरा। सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए अवार्ड गया है यहां पर जो सल्दाना, ओके, जो सल्दाना। जिस मूवी के लिए दिया गया वो है एमिलिया, एमिलिया पेरिस, एमिलिया पेरिस मेरे भाई। जो सपोर्टिंग एक्टर है, सपोर्टिंग एक्टर है, उसमें दिया गया है किरण या कायरन, कायरन कुलकिन, कायरन कुलकिन को द रियल पेन के लिए, ओके। रियल पेन के लिए मेरे भाई। और क्या याद रख सकते हो? बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड किसको गया है? बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड ये गया सर सीन बेकर को, ओके। किसको मेरे भाई? सीन बेकर को, ओके। जिस मूवी के लिए दिया गया है उस मूवी का नाम है एनोरा, ओके। एनोरा मूवी का नाम है मेरे भाई। सीन बेकर को ये अवार्ड दिया गया है। बेस्ट पिक्चर अवार्ड किसको गया? बेस्ट पिक्चर, बेस्ट पिक्चर अवार्ड भी मेरे भाई एनोरा को ही गया, ओके। एनोरा, एनोरा बेस्ट पिक्चर अवार्ड, बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड सीन बेकर, एनोरा, ओके। मिकी मेडिसन बेस्ट एक्ट्रेस, एनोरा। इवन सबसे ज्यादा जो अवार्ड मिले, सबसे ज्यादा जो अवार्ड मिले हैं वो मेरे भाई एनोरा को ही मिले हैं। बात समझ में आ रही? 5 अवार्ड मिले हैं मेरे भाई। और सबसे ज्यादा अगर नॉमिनेशन जो रहा था वो एमिलिया पेरिस को रहा था, 13 का नॉमिनेशन, 13 मेरे भाई। अगला देखना, व्हाट इज द नेम ऑफ पेटीएम न्यूली लॉन्च फीचर जो कि सिंप्लीफाई करता है स्टॉक ट्रेडिंग को, अलाउ करता है ऑटोमेटिक पेमेंट डिडक्शन फ्रॉम यूजर बैंक अकाउंट। इसका नाम है यूपीआई ट्रेडिंग ब्लॉक, ओके, यूपीआई ट्रेडिंग ब्लॉक मेरे भाई। अगला, व्हाट वाज द स्टेक रेशियो, हाँ ये है इंपॉर्टेंट। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड जियो पेमेंट बैंक में बची कुची एसबीआई की हिस्सेदारी ले रहा है, ओके। अब इस हिस्सेदारी के अनाउंसमेंट से पहले एसबीआई के पास कितनी हिस्सेदारी थी मेरे भाई? मतलब इन दोनों के बीच का रेशियो क्या था? जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और एसबीआई के बीच, हाँ, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और एसबीआई के बीच में कितना मेरे दोस्त बंटवारा, मतलब यार क्या शब्द बोलूं, सिंपल, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जियो पेमेंट बैंक में हिस्सेदारी कितनी है और एसबीआई की जियो पेमेंट बैंक में हिस्सेदारी कितनी है, ये आपको बताना है भाई। फटाफट बताइए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, 82.17%। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की 17.83%, ये
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। पिछले 2 से 3 सालों से ये क्वेश्चन मेरे को लगातार दिख रहा है, लगातार, और एसबीआई ही पूछ रहा है इसको। ठीक है, अभी एक न्यूज रही थी सिटी यूनियन बैंक की। ओके, सिटी यूनियन बैंक ने एक पार्टनरशिप करी है सीएसके के साथ, और इस पार्टनरशिप में इन्होंने को ब्रांडेड एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। कौन सा मेरे भाई? को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। इवन आरबीएल बैंक ने भी एक पार्टनरशिप करी है। ये पार्टनरशिप इन्होंने पेटीएम के साथ ही की थी, पेटीएम के साथ। और किस चीज के लिए की थी? डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन एक्सपेंड करने के लिए। मतलब पेटीएम के जो साउंड बॉक्स है या जो कार्ड मशीन है वो यहां पर आरबीएल बैंक के जो कस्टमर है उन तक पहुंचाने के लिए। ओके, तो आरबीएल बैंक के जो मर्चेंट पार्टनर्स है उनको पेटीएम के साउंड बॉक्स और कार्ड मशीन की यहां पर एक्सेस रहेगी। ओके, आईओबी की बात करते हैं, इंडियन ओवरसीज बैंक की। इंडियन ओवरसीज बैंक ने बोला है कि जो डिजी लॉकर है उस डिजी लॉकर से कस्टमर्स अपना हाउसिंग लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। अब हाउसिंग लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए या लेने के लिए उनको ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी लॉयल्टी और कैशबैक प्रोग्राम एक लॉन्च किया है, लॉयल्टी कैशबैक प्रोग्राम। इसको जरूर याद रखना, क्यों? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सीबीडीसी बेस्ड है मेरे भाई। सीबीडीसी जो सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी है उस पर बेस्ड एक लॉयल्टी एंड कैशबैक प्रोग्राम लॉन्च किया गया मर्चेंट के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। एक बैंक है फेडरल बैंक, फेडरल बैंक ने भी एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, एक एनआरई मेरे भाई सेविंग अकाउंट लॉन्च किया, इसका नाम है प्रॉस्पेरा। कौन सा पैरा मेरे भाई? प्रॉस्पेरा, 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 प्रॉस्पेरा। साउथ इंडियन बैंक ने अभी एक लॉन्च किया। क्या लॉन्च किया? एक डिजिटल पर्सनल लोन प्लेटफॉर्म, डिजिटल पर्सनल लोन प्लेटफॉर्म। इस डिजिटल पर्सनल लोन प्लेटफॉर्म का नाम क्या है मेरे भाई? क्विक पीएल, क्विक पीएल यहां पर लॉन्च किया गया, क्विक पीएल। ओके, एक है इंडसइंड बैंक, इंडसइंड बैंक प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया से पार्टनरशिप कर लिया है। इसलिए पार्टनरशिप कर लिया क्योंकि ये ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बन के काम करेगा यहां पर। ओके, बैंकिंग सर्विसेज को इनहेंस किया जाएगा। अब देखो यार, ये तो कस्टमर को लुभाने के लिए कर रहे हैं, पर्सनल, ये प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप। इसमें जो प्रोग्राम है उसका नाम है पाइनियर, पाइनियर प्रोग्राम, पाइनियर प्रोग्राम नाम याद रख लेना मेरे भाई। अगला देखिएगा, स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स कहां पर हो रहा है? स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम, फटाफट फटाफट बताइए, फिर आज की न्यूज पे आएंगे। न्यूज काफी बड़ी बड़ी है आज, वैसे ही मेरे भाई समय कम पड़ रहा है, 1 घंटा आजकल तो। ठीक है, फटाफट बताइए। यहां पर आंसर बनेगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर 2, ट्यूरिन इटली, ट्यूरिन इटली। ओके, एक और याद रखना है, जो रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी वो किसने जीती? विदर्भ ने। भाई स्पोर्ट्स की बात हो रही है, ठीक है, तो विदर्भ ने अभी थर्ड रणजी ट्रॉफी टाइटल जीता है, मतलब अपने नाम किया। सबसे ज्यादा अगर टाइटल किसी ने जीते, मोस्ट सक्सेसफुल अगर कोई टीम है तो वो मुंबई है। मुंबई ने मेरे भाई 42 रणजी ट्रॉफी टाइटल अपने नाम कर रखे, 42 मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स की बात कर लेते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स ये आपके 9 मार्च से शुरू हो रहे हैं, अगर मैं गलत ना हूं तो मेरे भाई। हाँ जी, सही हूं मैं, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में शुरू हो रहे हैं। दूसरा फेज है, पहला फेज लद्दाख में रहा था, ये सेकंड फेज है जो कि जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में शुरू हो रहे हैं। ओके, एक और याद रख सकते हैं मेरे भाई, अभी इंडिया ने ये अंडर 19, जो अंडर 19 क्रिकेट टीम है, इसने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था, वीमेन वर्ल्ड कप जीता था। ओके, अंडर 19 जो वीमेन वर्ल्ड कप फाइनल रहा था वो जीता था, और भारत ने साउथ अफ्रीका को हराया था, और ये रहा था मलेशिया में। ओके, मलेशिया के कुआलालंपुर में अंडर 19 वीमेन वर्ल्ड कप भारत ने जीता था, साउथ अफ्रीका को फाइनल में हराकर मेरे दोस्त। आई होप क्लियर होगा। अगला, What is the stake ratio of joint venture in the joint venture between Belgium John Cockerill Defense and India's Electro Pneumatics and नाम देखिए मेरे भाई, हाइड्रोलिक्स। हम लोगों ने कल पढ़ा था ना दोस्त की वो जो टैंक होते, टैंक का जो टॉप वाला पार्ट होता है उसको बनाने का कॉन्ट्रैक्ट यहां पर दिया गया है। ओके, अब उसमें एक ज्वाइंट वेंचर बनाया जाएगा। ज्वाइंट वेंचर जो संस्था है उसमें स्टेक का अनुपात क्या है? 60-40। ओके, 60-40 मेरे भाई। अगला, ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड है, ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड में जो अंबुजा सीमेंट लिमिटेड है उसको कितने प्रतिशत हिस्सेदारी की खरीद के लिए सीसीआई की मंजूरी मिल गई है? बताइए मित्रों, कितनी की मंजूरी मिल गई है? तो आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 3, 72.8% की। ओके, 72.8%। When is इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस ऑब्जर्व? अंतरराष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? बताइए मित्रों। अभी तक हम लोग देखें तो 1 तारीख को कौन सा डे रहा? फर्स्ट को रहा जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, शून्य भेदभाव दिवस। ओके, वर्ल्ड सी ग्रास डे रहा था। ओके, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, वर्ल्ड सी ग्रास डे। और उसके बाद हम लोगों ने देखा 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। ओके, और ये 5 मार्च को मेरे भाई ये डे आ गया। ओके, 8 मार्च को आने वाला है इंटरनेशनल वीमेंस डे।
ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। इंटरनेशनल वीमेंस डे आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। जो बच्चे पहली दफा जुड़े होंगे ना, उनको तो ऐसा लग रहा होगा मास्टर पगला गया है यार, क्या कर रहा है, बस रिवीजन 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 कराया जा रहा है। हाँ, 7:40 हो गए और रिवीजन 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 चल रहा है। भैया रिवीजन तो करना पड़ेगा, बिना रिवीजन के अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, बस आप लोगों से गुजारिश रहेगी जिनको अभी 1 या 2 दिन हुआ है पढ़ते पढ़ते, वो एटलीस्ट 3 दिन जोड़ो। 3 दिन अपना रूल है मेरे भाई, अब से नहीं है, ये काफी दिन से चल रहा है कि 3 दिन का रूल है। ठीक है, 3 दिन जुड़ो बस, 1 2 3, फोकस होकर सिर्फ 3 दिन। मैं कह रहा हूं सब कुछ दिमाग में से हटा दो कि यार मुझे लिखना है, मुझे याद करना है, सब हटा दो, बस यूं हाथ बांधो और यूं शांति से मेरे भाई सुनते रहो। आज का करंट अफेयर सुनो, कल जब बैठो एमसीक्यू देखना मैं कितना कनेक्ट कर पा रहा हूं। जब कल का सुनो मेरे भाई तो परसों देखना कितना कनेक्ट कर पा रहा हूं। चौथे दिन तो तुम्हें मेरे भाई क्या हो जाएगी पता है, अभी चैट बॉक्स में बताएंगे बच्चे। बताओ चैट बॉक्स में मेरे भाई चौथे दिन क्या हो जाएगी तुम्हें। यार तुम इस सेशन में आए हो, याद करने के लिए आए हो, पढ़ तो तुम पीडीएफ से भी लोगे पढ़ तो तुम पीडीएफ से भी लोगे मेरे भाई, पढ़ तो तुम वेबसाइट से भी लोगे, पढ़ तो तुम एप्लीकेशन से भी लोगे। क्यों आए, याद करने के लिए आए हो ना, तो याद कराऊंगा। अगर अपने भाई की क्लास में आए तो मेरे भाई तुम्हारा भाई तुम्हें याद कराएगा, बस तुम फोकस होकर सुनते रहो। आज हम लोगों ने गवर्नमेंट स्कीम का रिवीजन किया, क्या पता है यार जिसने नहीं पहले पढ़ी होगी वो वैसे ही रिवीजन के माध्यम से ही नंबर उठा जाए। होगा ऐसा, बहुत बार होगा मेरे भाई। ठीक है, बताओ मेरे भाई चौथे दिन से बच्चों क्या हो जाएगी इनको, फटाफट फटाफट। अब जरा यहाँ देखिए क्या है, रिजर्व बैंक ने यहां पर अजीत रत्नाकर साहब है, अजीत रत्नाकर जोशी, इनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया है। ओके, रिजर्व बैंक ने अजीत रत्नाकर जोशी जी को नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया है। ओके, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और ये अपॉइंटमेंट इफेक्टिव हुआ 3 मार्च 2025 से, अजीत रत्नाकर जोशी। ओके, इसके अलावा याद रखना इससे पहले जोशी साहब प्रिंसिपल एडवाइजर के तौर पर काम कर चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में। ये तो सब बातें हैं, पढ़ लीजिए। अगले 14 दिन से हो जाएगी तुम्हें मोहब्बत, समझ रहे हो मेरे भाई। हाँ देखो गजब, मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, कहते गाना है, मोहब्बत दिल का सुकून है एतबार, है ना मेरे भाई। यहाँ ऐसे कुछ है ना, ऐसे कुछ करके, मेरे को थोड़े गाने याद नहीं रहते, मैं एक को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से जोड़ देता हूँ। मुद्दे की बात पे आते हैं। आरबीआई के गवर्नर का नाम क्या है सर, संजय मल्होत्रा। ठीक है, 26 नंबर के गवर्नर है। 25 के जो थे वो है आपके शक्तिकांत दास साहब। शक्तिकांत दास साहब जो है ये अभी मोदी जी के, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गए हैं। 14वें नंबर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने हैं। अभी 2 वर्तमान में मोदी जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, उसमें एक नाम है पीके मिश्रा। ओके, पीके मिश्रा का नाम भी याद रख सकते हो। इसके अलावा आरबीआई की बात कर लेते हैं, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन काफी न्यूज में चल रहा है। ये 5 लाख रुपए का मेरे भाई इंश्योरेंस देता है, और बात यही चल रही है कि इसके इंश्योरेंस के अमाउंट को 5 से 10 किया जाए। अभी देखो जल्दी फाइनल हो जाएगा। ओके, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक आरबीआई का, आरबीआई फंडेड एक इंस्टीट्यूट है, इसका नाम है आईडीआरबीटी। आईडीआरबीटी को भी एक काम दिया गया, क्या काम दिया गया है, वो रजिस्ट्रार के तौर पे काम कर रहा है। रजिस्ट्रार के तौर पे काम करने का मतलब क्या है, अभी 2 डोमेन लॉन्च किए थे आरबीआई ने, एक का नाम है बैंक.इन और एक का नाम है fin.in। जो बैंक.इन है ये किसके लिए, बैंक के लिए, और जो fin.in है ये नॉन बैंक एंटिटीज के लिए, और यहीं पर रजिस्ट्रार के तौर पे आईडीआरबीटी काम कर रहा है। ये जो आईडीआरबीटी है मेरे भाई रजिस्ट्रार के तौर पे काम कर रहा है, लेकिन इसमें एक और पॉइंट याद रखना है, रजिस्ट्रेशन कब से शुरू है, या 1 अप्रैल 2025 से ये लागू है, ये अपने को याद रखना है। ठीक है, और क्या याद रख सकते हैं, हाँ आरबीआई ने एक और काम किया था, जो ये रेपो रेट है, रेपो रेट को 6.5% से घटा के 6.25%, कट तो नहीं रहा कंटेंट। ठीक है, रेपो रेट को मेरे भाई 6.25% कर दिया। अब रेपो रेट 6.25% हो गई तो इसका मतलब मेरे भाई स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी भी घट गई, 6% हो गई। ठीक है, और ये जो बैंक रेट और जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है ये रेट हो गई आपकी 6.5%। ठीक है, अब बैंक रेट और एमएसएफ अगर मतलब बैंक रेट 6.5 हो गई तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, उसको जरा ध्यान से समझना। आपको पता है कि अगर आप बैंक सीआरआर और एसएलआर अगर मेंटेन नहीं करते हैं तो उनके ऊपर पेनल्टी लगती है, और पेनल्टी का जो रेट कैलकुलेट होता है वो बैंक रेट के बेसिस पे होता है। फर्स्ट डे जो पेनल्टी लगती है वो लगती है बैंक रेट प्लस 3%। ओके, और जो सेकंड डे पेनल्टी लगती है मेरे भाई उसके बाद जो पेनल्टी लगती है वो बैंक रेट प्लस 5% है। अब बैंक रेट बदल गया इसलिए पेनल्टी का रेट बदल गया है। ओके, बात समझ में आ रही है। अगर बैंक ये जो रिजर्व रेशियो है सीआरआर एसएलआर मेंटेन नहीं करते तो इनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है। पेनल्टी लगती है बैंक रेट से, पहले दिन लगती बैंक रेट प्लस 3%, दूसरे दिन लगती बैंक रेट प्लस 5%। आई होप मेरे भाई इतना क्लियर होगा। ओके, इतना क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजय
भादु, ओके, अजय भादु को सीईओ बनाया गया गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का। यार गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस खुद में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इससे रिलेटेड जितनी भी न्यूज आती है ना, आप ये समझ लीजिए उनको आपको स्किप ही नहीं करना है। आप अगर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का डेटा आ रहा है उसको याद करो, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का किसी के साथ टाई अप हो रहा है तो मेरे भाई वो याद रखो, मतलब कोशिश करो कि यार एक भी आप स्किप मत करो। जैसे कि पहले तो मैं ये बता देता हूं, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में अपॉइंटमेंट रहा है अजय भादु साहब का, इनको सीईओ बना दिया गया है। ओके, ये अभी कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में ये एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रहे हैं, और इनको एडिशनल चार्ज दिया गया गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के सीईओ के तौर पे काम करने के लिए। ठीक है, इतना तो बच्चे बच्चे को याद हो जाएगा। मुद्दे की बात पे आते, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ऑनलाइन, जैसे आप लोग आज के समय में सामान खरीदते हो, Amazon से करते हो, फ्लिपकार्ट से करते हो, ब्लिंकिट से करते हो, जैप्टो से करते हो, खरीदते हो कि नहीं खरीदते हो, ऐसे ही एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है पब्लिक प्रोक्यूरमेंट के लिए, खरीदारी के लिए मेरे भाई। प्रोक्यूरमेंट मतलब होता है खरीदारी, ओके, खरीदारी, पब्लिक प्रोक्यूरमेंट के लिए। कहां पर? इन इंडिया। ठीक है, इस इनिशिएटिव को मेरे दोस्त 9 अगस्त 2016 को लॉन्च किया गया था, 2016 में। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा, जो आज के समय में पीयूष गोयल साहब देख रहे हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एक पब्लिक प्रोक्यूरमेंट के लिए 9 अगस्त 2016 को लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है एक ओपन और ट्रांसपेरेंट प्रोक्यूरमेंट प्लेटफॉर्म बनाना गवर्नमेंट बायर्स के लिए। ये है ना काम का पॉइंट, गवर्नमेंट बायर्स के लिए। आजकल सरकारी विभागों को अगर सामान खरीदना है तो वो यहां से खरीद रहे हैं मेरे भाई, यहां पर पहले से वेंडर क्लियर है किन किन वेंडर से आप माल खरीद सकते हैं। बात समझ में आ रही? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर पूछता है कि इसको लॉन्च करने वाला कौन था? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कब लॉन्च किया गया था? 9 अगस्त 2016 को। ओके, एक GEMSPB है, GEMSPB। ओके, ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि GEMSPB ओन करता है, जो कि 100%, 100% गवर्नमेंट ओन्ड है। ओके, गवर्नमेंट ओन्ड है मेरे भाई। ओके, 100% गवर्नमेंट ओन्ड है। तो ये GEMSPB एक कंपनी है जो कि आपकी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, 100% गवर्नमेंट ओन्ड है। वही यहां पर इस GEM का पूरा काम काज देखता है। मजा आया? समझ में आया मेरे भाई? क्लियर है? ओके, स्टैटिक भी क्लियर हो गया और अपना यहां पर फिक्स मेरे दोस्त करंट अफेयर्स भी क्लियर हो गया। ये क्या गजब न्यूज आई है। इन्होंने क्या कहा है, ध्यान से समझना। ये कह रहे हैं कि ये जो ग्राम पंचायत ने, ग्राम पंचायत में वीमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत हमें बनानी है, वीमेन फ्रेंडली, और गवर्नेंस को बढ़िया करना महिलाओं के लिए। ओके, तो ये कहते हैं कि मॉडल वीमेन फ्रेंडली हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक बनेगा मेरे भाई। नाइस नाइस न्यूज। नई दिल्ली से कन्वेंशन रही थी, उसमें बघेल साहब भी थे मेरे भाई, SP सिंह बघेल साहब जो आगरा से सांसद है, और उनके अलावा मेरे भाई अनुप्रिया पटेल जो कि वीमेन एंड चाइल्ड मिनिस्टर है, वो भी इसमें रही थी। समझते हैं इसको। नेशनल कन्वेंशन ऑन मॉडल, देखो यह क्या लिखा है, नेशनल कन्वेंशन ऑन मॉडल वीमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो एक पॉइंट तो ये क्लियर हो गया, एक इवेंट नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया, और इवेंट का नाम क्या है? मॉडल वीमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत। ओके, इस मॉडल वीमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत के ऊपर एक इवेंट रहा था जिसको हमने नाम दिया नेशनल कन्वेंशन ऑन मॉडल वीमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत। वेन्यू नई दिल्ली। किसने ऑर्गेनाइज किया? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने। ओके, अब यहां पर इन्होंने बोला कि इसका उद्देश्य क्या है, यही तो काम का पॉइंट है। इसका उद्देश्य है हर एक डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट 1 मॉडल ग्राम पंचायत बनाना। ओके, एटलीस्ट एक बनाना, कम से कम, ज्यादा भी बन सकती, ज्यादा के लिए मना नहीं बोला उन्होंने, बोला एटलीस्ट। अगर एटलीस्ट नहीं होता और लिखा होता एस्टैब्लिश 1 मॉडल ग्राम पंचायत तो हम लोग एक याद रखते, बट इन्होंने बोला एटलीस्ट 1 मॉडल ग्राम पंचायत बनाना हर एक डिस्ट्रिक्ट में। आई होप मेरे दोस्त क्लियर होगा। ओके, ये दिस इज फॉर वीमेन एंड गर्ल फ्रेंडली। ओके, डन? मजा आ रहा है मेरे भाई? आगे बढ़ते हैं। नेशनल कन्वेंशन जो रही थी वो इंटरनेशनल वीमेंस डे 2025 के सेलिब्रेशन के एक भाग के रूप में रही थी। ओके, ये सब बातें हो गई हैं। ठीक है, इसमें SP सिंह बघेल साहब भी थे। SP सिंह बघेल साहब ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फॉर पंचायती राज है, और अनुप्रिया पटेल भी रही थी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है मेरे भाई। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। सॉरी,
अनुप्रिया पटेल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर है। यार मैं पहले गलत बोल गया था क्या? शायद से मैं गलत बोल गया था मेरे भाई, मैं वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर बोल गया था। ओके, अब जरा एक काम कर लेते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर है ना, उनको कनेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले, फिर उनके बाद इनको यहां पर हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। पंचायती राज मिनिस्ट्री कौन देखना, पीआरएम एज अ कैबिनेट मिनिस्टर। तो ये मैंने कल ही आपको याद कराया था, ललनवा। ओके ठीक है, ललन सिंह, ललन सिंह। ओके, ललन सिंह का नाम याद रखना, राजीव रंजन सिंह, राजीव रंजन सिंह। ओके, ये एक तो पंचायती राज मिनिस्ट्री देख रहे हैं, इसके अलावा फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी मिनिस्ट्री भी देख रहे हैं। इन्हीं के अंडर में मिनिस्टर ऑफ स्टेट के तौर पे काम कर रहे हैं एसपी सिंह बघेल साहब। ओके, जेपी नड्डा साहब के बारे में कौन नहीं जानता मेरे भाई। ओके, जगत प्रकाश नड्डा साहब, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री उन्हीं के पास है, जगत प्रकाश नड्डा साहब। ओके, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर है, साथ ही साथ याद रखना वो केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर भी है। ओके, केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर। नेक्स्ट न्यूज, इनिशिएटिव का उद्देश्य है यहाँ पर एटलीस्ट एक मॉडल वीमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत बनाना, हर डिस्ट्रिक्ट में बेंचमार्क सेट करना जेंडर सेंसिटिव और गर्ल फ्रेंडली गवर्नेंस के लिए। ओके, आप लोगों ने इसको देखा होगा बचपन में, मतलब जब हम लोग छोटे थे मेरे भाई, तो हम इसको उड़न खटोला बोलते थे, है ना, उड़न खटोला मेरे भाई। इसको बोलते हैं अब रोप वे। रोप वे मतलब कि एक रोप होगी, उसके माध्यम ट्रांसपोर्टेशन का एक और माध्यम है। इसके लिए एक योजना है, पर्वतमाला योजना। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह को रोप के माध्यम से, रोपवे के माध्यम से कनेक्ट करना। आज के समय में मेरे भाई ये एक मतलब सरकार का एक जो महत्वाकांक्षी जो मतलब परियोजना है ना, उनमें से एक है ये पर्वतमाला परियोजना। अब पर्वतमाला परियोजना के तहत 2 कैबिनेट अप्रूवल आए हैं, 2 रोपवे बनाने की बात हो रही है। तो एक रोपवे तो बनेगा सोन प्रयाग से लेकर केदारनाथ तक, 12.9 किलोमीटर का ये डिस्टेंस कवर करेगा उत्तराखंड में, अंडर द नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम पर्वतमाला परियोजना। बात समझ में आ रही है मेरे भाई? देखो यार, 3300 बच्चे यहाँ चल रहे हैं, थोड़ा यार दम लगाओ यार, लाइक वाइक करो यार, मतलब भूल जाते हो क्या लाइक करना? अरे भाई को भी तनिक मोहब्बत कर लो, बटेगी नहीं मेरे भाई। ठीक है, एक ज्ञान और एक मोहब्बत ही तो बांटने से बढ़ती है मेरे भाई। तो बांटो बांटो बांटो, भाई के साथ बांटो। ठीक है, भाई के साथ फटाफट लाइक करो। लाइक और लाइक का रेशियो तो बराबर होना चाहिए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता की थी। 12.9 किलोमीटर का रोपवे है, ये जरूर याद रखना है, 12.9 किलोमीटर का। कहां से? सोन प्रयाग से लेकर केदारनाथ तक है, उत्तराखंड। इसकी जो टोटल कैपिटल कॉस्ट आने वाली वो है 4081 करोड़ रुपए, 4081 करोड़ रुपीस। तो अमाउंट इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, कहां से कहां तक है वो इंपॉर्टेंट है, किसने अप्रूवल दी है वो अपने लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। ओके, केदारनाथ जो 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक है। ओके, ये 3583 मीटर के एलिवेशन पर, हाइट पर स्थित है, तो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट ऑफ उत्तराखंड। गौर फरमाइएगा, फोकस ऑन कंटेंट। ओके, तो उत्तराखंड के जो ये रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट है, इसमें 3583 मीटर के एलिवेशन पर, 3583 मीटर की ऊंचाई पर, 11,968 फीट की ऊंचाई पर ये स्थित है। ओके, टेंपल ये ओपन रहता है 6 से 7 महीने, अक्षय तृतीया से लेकर दिवाली तक। ओके, ये सब बातें हैं, ये पढ़ सकते हैं, मतलब नॉलेज के लिए मेरे भाई इसको पढ़ सकते हैं आप लोग। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्त। कैबिनेट अप्रूव डेवलपमेंट ऑफ रोपवे प्रोजेक्ट फ्रॉम गोविंद घाट से लेकर हेमकुंड साहिब जी तक, 12.4 किलोमीटर का यही है यहाँ पर डिस्टेंस है। ओके, ये लेंथ रहेगी इसकी, पर्वतमाला परियोजना के तहत इसको भी अप्रूव किया गया है उत्तराखंड में। तो ये 12.4 किलोमीटर यहाँ याद रखना है कि नहीं? गजब न्यूज, मैंने बोला था ना आज आपको 5-7 न्यूज तो एग्जाम में मिल जाएंगे। 12.4 किलोमीटर उत्तराखंड, गोविंद घाट से लेकर हेमकुंड साहिब जी। इसकी टोटल जो कैपिटल कॉस्ट है वो 2730 करोड़ रुपए, 2730 करोड़ रुपए। ओके, डन। डन मेरे भाई, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट क्लियर है। आगे, अभी हेमकुंड साहिब जी का जो रास्ता है वो काफी चैलेंजिंग है, 21 किलोमीटर की एक चढ़ाई है मेरे दोस्त, अप हिल ट्रैक है, अप हिल ट्रैक है। यहां पर या तो आपको वो पालकियां होती हैं या पॉनीज होती है मेरे भाई, उनके माध्यम से जाना पड़ता है। ओके, अब इसके बनने के बाद आसान हो जाएगा। हेमकुंड साहिब जी एक डिस्ट्रिक्ट है, चमोली डिस्ट्रिक्ट, वहां पर 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ओके, ये जो गुरुद्वारा एस्टैब्लिश किया गया था, होली साइट है, ओपन फॉर अबाउट 5 मंथ।
विजिटेड बाय द इतना, ये सारी चीज आप पढ़ लेना मेरे भाई, रीड कर लेना, यहां तक तो अपने को पढ़ के जाना है। किस डिस्ट्रिक्ट में है? 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक अत्यंत पूजनीय तीर्थ स्थल है चमोली जिले के, चमोली जिले में, उत्तराखंड राज्य के। दोनों इंपॉर्टेंट है। ओके चलो आगे। इंडिया नेपाल के बीच में एक समझौता हुआ वॉश सेक्टर के लिए। अब ये वॉश सेक्टर क्या है? वॉश सेक्टर है सर, आप रोहित शर्मा की तरह लगते हो, पर रोहित से तो नहीं मिल सकता, पर आपसे मिलना चाहता। अरे भैया बिल्कुल मिलेंगे। और देख अगर बेइज्जती सुबह सुबह करनी है तो एक अच्छी बात है मेरे भाई, रोहित शर्मा की तरह मैं लगता हूँ, बहुत बढ़िया मेरे भाई, ठीक है। उस जैसा मैं अगर 2% 1% भी लगने लगू ना तो मेरे भाई मैं नकली रोहित बन के वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा। मैंने कहा उसी से ही सही है। सुबह सुबह 6 बजे 5 बजे 4 बजे उठना तो नहीं पड़ेगा। नहीं आजकल देख नहीं रहे हो, मोदी जी हर जगह नहीं पहुंच पाते, मोदी जी के जो नकली है वो पहुंच जाते हैं, ठीक है। विराट कोहली हर जगह नहीं पहुंच पाते, विराट कोहली के नकली पहुंच जाते हैं, है ना। बताना अगर लग रहा हूं तो मेरे भाई मैं तैयारी कर लूंगा पूरी। सेबी की बात करते हैं, सेबी की जो टोटल इनकम, अरे यार ओहो ओहो हो कुछ गड़बड़ हो गया, ओहो 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 ओहो, आगे पीछे हो गई। इस न्यूज को होल्ड करना भी, ठीक है, इस न्यूज को होल्ड करना, इस पे आ जाओ। दो न्यूज क्लब हो गई है, मिक्स हो गई। चीता री इंट्रोडक्शन प्लान टू बी एक्सपेंडेड टू गुजरात, मध्य प्रदेश, गांधी सागर। ओके आपको पता है जो अफ्रीकन चीता आए थे वो कहां पर रखे गए थे? वो मध्य प्रदेश में एक नेशनल पार्क है, इसका नाम है कूनो नेशनल पार्क। ओके कूनो नेशनल पार्क, यहां पर रखे गए थे मेरे भाई, ठीक है। अबे आगे अभी न्यूज है उस एसएबी वाली, उससे पिक कर लेंगे। कूनो नेशनल पार्क में रखे गए थे, अब इसको बढ़ाने की बात हो रही है। तो ये कहते हैं कि आफ्टर मध्य प्रदेश कूनो नेशनल पार्क, चीता इंट्रोडक्शन विल बी एक्सपेंडेड टू बन्नी ग्रासलैंड इन गुजरात। अब गुजरात का जो बन्नी घास के मैदान है वहां तक इसको एक्सपेंड किया जाएगा, प्लस जो गांधी सागर सेंचुरी है मध्य प्रदेश की वहां तक इसको एक्सपेंड किया जाएगा। अभी मोदी जी ने नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ मीटिंग अटेंड की थी, ये मैं कल पढ़ाया था आपको कि नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ जो मीटिंग रही थी उसका 7वां संस्करण रहा था, उसको मोदी जी ने मेरे दोस्त अटेंड किया था। उस दौरान अनाउंसमेंट किया था कि मध्य प्रदेश के गांधी सागर सेंचुरी और गुजरात के जो ये बन्नी ग्रासलैंड है यहां तक इस चीता इंट्रोडक्शन को एक्सपेंड किया जाएगा, जो अभी सिर्फ कूनो नेशनल पार्क तक सीमित है। अफ्रीकन चीता जो थे ये कूनो नेशनल पार्क में 2 बैचेस में लाए गए थे, सितंबर 2022 में और फरवरी 2023 में। कुछ इसमें जिंदा भी हैं, कुछ बच्चे भी हुए मेरे भाई, तो अभी चल रहा है ये। बन्नी ग्रासलैंड एक 2500 स्क्वायर किलोमीटर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है कच्छ डिस्ट्रिक्ट में गुजरात के, ये याद रखना। जो ये गांधी सागर सेंचुरी है ये मध्य प्रदेश में है। ओके ये इन डिस्ट्रिक्ट में है, मतलब पूर्वी मध्य प्रदेश में। गांधी जो सागर अभ्यारण्य है वो मंदसौर और नीमच जिलों में फैला हुआ है। ये अक्सर पूछ लेता है डिस्ट्रिक्ट मेरे भाई, कहां पर फैला हुआ? मंदसौर और नीमच डिस्ट्रिक्ट में गांधी सागर सेंचुरी। ओके इसको निर्माण रीजन के रूप में भी जानते हैं। किस रीजन के रूप में? निमाड़ रीजन के रूप में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये दोस्त। नेक्स्ट अब ये कहते हैं कि ये जो चीता की बात की जा रही है, ये कहते हैं कि अंडर द एक्शन प्लान फॉर री इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया अराउंड 50 चीता आर एस्टिमेटेड टू बी ब्रॉट फ्रॉम अफ्रीकन कंट्रीज। ये कहते हैं कि 5 वर्षों में लगभग 50 चीते अफ्रीकी देशों से विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों में लाए जाएंगे इस प्रोग्राम के तहत, एक्शन प्लान फॉर री इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया। इस न्यूज का क्रक्स ये है कि अभी चीता का जो घर है वो है नेशनल पार्क में। कौन से नेशनल पार्क में? कूनो नेशनल पार्क में। अभी चीता के और घर बनाएंगे। जो चीता है मेरे भाई, जो मेरे भाई पानी पीता है, उसके घर और भी जगह बनाए जाएंगे, मध्य प्रदेश में और एक जगह और यहां पर गुजरात में और एक जगह मेरे भाई। ओके तो चीता पीता है पानी। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। टाटा मोटर्स की बात करते हैं। ये न्यूज पे जितने स्टार लगा सकते हैं उतने लगा लेना। इंडिया का पहला हाइड्रोजन ट्रक ट्रायल शुरू हो गया है फॉर नेट जीरो गोल। आपको पता है हमारे देश का जो नेट जीरो गोल है वो 2070 है। ओके उस दिशा में टाटा मोटर्स इंडिया का पहला हाइड्रोजन ट्रक ट्रायल शुरू किया। अरे भैया जी भारत सरकार का सपोर्ट है, भारत सरकार का। तो भारत का जो विजन है वो नेट जीरो एमिशन का है 2070 तक का। उस दिशा में टाटा मोटर्स ने फर्स्ट एवर ट्रायल शुरू किया हाइड्रोजन पावर्ड हैवी ड्यूटी ट्रक का। ओके किसका मेरे भाई? ट्रक का। ओके आगे बढ़े तो ये ट्रायल जो चलेगा वो 24 महीने चलेगा और इसमें 16 एडवांस हाइड्रोजन पावर्ड जो व्हीकल होंगे उनको डिप्लॉय किया जाएगा, ट्रक को डिप्लॉय किया जाएगा। ये जो ट्रक है, मतलब ये जो ट्रक है इसमें न्यू एज हाइड्रोजन इंटरनल ये कंब्यूजन इंजन है, फ्यूल सेल है, ये सब आप पढ़ सकते हो मेरे भाई। ये कहते हैं कि मुंबई पुणे दिल्ली एनसीआर सूरत बड़ौदा जमशेदपुर कलिंग
नगर, ठीक है, ये एरियाज है जहां पर ये रूट अभी आइडेंटिफाई किए गए हैं। ओके, ये फ्रेट रूट है जहां पर इसकी टेस्टिंग चलेगी। इस लाइन की वजह से मेरे लिए ये न्यूज की वैल्यू बढ़ गई थी। इस लाइन की वजह से, इस लाइन में लिखा है कि जो टाटा मोटर्स है इसको ये जो टेंडर मिला है इस ट्रायल के लिए, इट इज फंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ये जो आपका नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम का एक बहुत बेहतरीन सवाल बताने जा रहा हूं। जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, कौन सा मिशन मेरे दोस्त? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इस नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत ही मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इसको फंड कर रहा है, इस ट्रायल को फंड कर रहा है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट, जिसका ट्रायल जो दिया गया है वो मेरे दोस्त टाटा मोटर्स को दिया गया। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है? देखिए, अब एक सवाल आप लोगों के लिए, आपके होमवर्क में, अपने होमवर्क में लिख लेना कि ये जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है इसका टाइम पीरियड क्या है? किसी को आइडिया है? ये एग्जाम का सवाल बना है मेरे भाई, अभी अभी सवाल बना है मेरे भाई। टाइमलाइन क्या है इसकी, कब से कब तक का ये मिशन है? भाई जनवरी 2023 में लॉन्च हुआ था, लेकिन समय क्या है इसका? समय कब तक है? 24 तक है, 25 तक है, 28 तक है, 29 तक है, 30 तक है, 35 तक है, कब तक है? 2000 टाइमलाइन पूछी गई थी, 23-24 से लेकर ये आपका 2029-30 तक है। और इस मिशन को 4 जनवरी 2023 को लॉन्च किया गया था। और इस मिशन के लिए सरकार ने जो पैसा रखा है वो 19,744 करोड़ रुपए रखा है मेरे भाई। कितना? 19,744 करोड़ रुपए इस मिशन के लिए रखा गया है। ओके डन, आगे बढ़ते हैं। नितिन गडकरी साहब, प्रहलाद जोशी साहब है, उन्होंने ट्रायल को फ्लैग ऑफ किया था, हरी झंडी दिखाई थी नई दिल्ली से। ओके, ये ट्रायल टाटा मोटर्स के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है, बस इतना याद रखना है। इसमें 2 टाटा प्राइम H.55S प्राइम मूवर्स रहेंगे। ओके, ये सब बातें हैं, इनको रीड करना। ये वाला स्टेटमेंट येलो वाला जरूर याद रखना। नेक्स्ट मेरे दोस्त, एक प्राइवेट लैंडर है ब्लू घोस्ट। जितने स्टार लगा सकते हो ना इस न्यूज को, उतने स्टार लगा लो। सर आप इस आज के सेशन में आप ये समझ लीजिए कि जो जो न्यूज मैं आपको करा रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं मान के चलिएगा हर एक न्यूज की वैल्यू खुद में एग्जाम का पार्ट बनने वाली है। मैं बोल रहा हूं 5-7 क्वेश्चन आज आपको मिल ही जाएंगे। एक प्राइवेट लैंडर है ब्लू घोस्ट, जिसने सक्सेसफुली मून पे भी लैंडिंग की है। देखो, ये सॉफ्ट लैंडिंग के मामले में, सॉफ्ट लैंडिंग के मामले में पहली प्राइवेट लैंडर है मेरे भाई। अभी तक सॉफ्ट लैंडिंग अगर किसी ने की थी तो हमने की थी, हमारा इतिहास है मेरे दोस्त। अब कहीं ना कहीं यहां पर अगर मैं बात करूं सॉफ्ट लैंडिंग की बात करें, उसमें ये ब्लू घोस्ट पहले नंबर पे रहा है। ओके, नासा इक्विपमेंट के साथ इसने यहां पर मून को टच किया था। तो प्राइवेट लूनर लैंडर केयरिंग साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, ये साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लेके गया था, उसमें एक ड्रिल रहा था, वैक्यूम रहा था नासा का, उसने अभी मून पर लैंड किया था। अब ये जो फायर फ्लाई एरोस्पेस का ब्लू घोस्ट लैंडर है, ठीक है, इसका नाम याद रखो बस इतना। अब जिस जगह पे इसने लैंड किया था उसका नाम है मैरेक्रिसियम। ओके, मैरेक्रिसियम लोकेटेड ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न एज ऑफ द मून नियर साइड। जो मून का नियर साइड है उसमें जो नॉर्थ ईस्टर्न एज है वहां पर ये लोकेटेड है मैरेक्रिसियम। और यहां पर ये फियर फ्लाई के एरोस्पेस के ब्लू घोस्ट लैंडर है, इसने यहां पर लैंड किया था। ओके, अभी तक रशिया, यूएस, चाइना, इंडिया, जापान है, ओनली 5 कंट्रीज हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं लूनर लैंडिंग की है। इंडिया ने तो अभी की थी मेरे भाई कुछ समय पहले, उसके बाद फिर जापान ने की थी। जो ब्लू घोस्ट है ये नासा का जो CLPS इनिशिएटिव है, कॉमर्शियल लूनर पेलोड सर्विस इनिशिएटिव है, उसका भाग है। बात समझ में आ रही है मेरे भाई? डन? ओके डन। ब्लू घोस्ट नेम्ड आफ्टर यूएस स्पीसीज ऑफ फायरफ्लाइज। ये कहते हैं कि ये जो ब्लू घोस्ट है इसका जो नाम रखा गया है वो एक जुगनू के नाम पर रखा गया है। जुगनू की एक दुर्लभ प्रजाति है, उसके नाम पर रखा गया है, इसका नाम ब्लू घोस्ट। ठीक है, ये जो लैंडर है ये 6 फुट 6 ये 2 मीटर टॉल है, 11 फीट वाइड है। ये सब बातें हैं। अब मेरे काम की जो चीज है वो मैं आपको बताता हूं, जो मैं यहां लिख के नहीं लाया। फायर फ्लाई बिकम सेकंड प्राइवेट फर्म टू अचीव मून लैंडिंग। बात समझ में आ रही है? इवन फायर फ्लाई इज
फर्स्ट टू मेक सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग। ओके, सॉफ्ट लैंडिंग आराम से हौले हौले धीरे धीरे हौले हौले धीरे धीरे हौले 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 धीरे इसने लैंड किया था। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, फायरफ्लाई सेकंड प्राइवेट फर्म है जिसने मून पे लैंडिंग की है, और फर्स्ट है जिसने सॉफ्ट लैंडिंग की है मेरे भाई, फर्स्ट है जिसने सॉफ्ट लैंडिंग की है। अगर ये सेकंड प्राइवेट फर्म है तो पहली कौन सी है मेरे भाई, पहली कौन सी है बताओ ना। अगर ये दूसरी है तो पहली कौन सी है? अगर ये दूसरी है तो मेरे भाई पहली कौन सी है, बताओ 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 मित्रों, इतना तो पता होगा। अगर ये दूसरी है तो पहली कौन सी है? पहली किसी ने लास्ट ईयर मेरे दोस्त कोई पहली थी, इस साल दूसरी है, पिछली बार पहली थी मेरे भाई। कौन सी थी वो पहली? किसी को आइडिया? सर पहली हमें पता ही नहीं है, दूसरी जब से आई है तब से पहली का पता नहीं है मेरे भाई, ऐसे ही चल रहा हुआ ना। चलो मैं बताता हूं। एक हॉस्टन बेस्ड इंट्यूटिव, ओके इंट्यूटिव मशीन है, ये संस्था का नाम है, ठीक है। इसने मेरे दोस्त लैंडिंग की थी, बट इट वाज हार्ड लैंडिंग। हार्ड लैंडिंग का मतलब क्या है? इसका जो ल्यूनर लैंडर था उसका नाम था ODYSSEUS, ओके ऑडिसिस, ओके ऑडिसिस, ध्यान से सुनिएगा। ये जो संस्था है ये हॉस्टन बेस्ड, हटाओ, ठीक है। पहली संस्था जिसने लैंडिंग की थी बट वो हार्ड लैंडिंग रही थी, वो प्राइवेट जो संस्था थी उसका नाम था इंट्यूटिव मशीन, और इसकी जो लैंडर का नाम था उसका नाम था ऑडिसिस 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 ऑडिसिस। ओके, जब इसने लैंडिंग की थी तो उसमें से कुछ कुछ पार्ट, इसके कुछ इंस्ट्रूमेंट जो थे वो डैमेज हो गए थे क्योंकि हार्ड लैंडिंग रही थी। यही एग्जाम का पार्ट बनेगा, ठीक है, ये मेरे दोस्त याद रखना आप लोग। अगला न्यूज, आईएनएस कुठार की बात करें, इसको अभी वार्म वेलकम मिला है। ये कोलंबो पोर्ट गया था, पोर्ट कॉल पे, ठीक है, पोर्ट कॉल पे गया था मेरे भाई। कहां गया था? कोलंबो गया था। तो इंडियन नेवल एक शिप है, इसका नाम है मेरे भाई कुठार, और ये अभी कुकरी क्लास एक शिप है, और ये कोलंबो पोर्ट पे गया था 3 दिन की विजिट पर। तो यही सवाल एग्जामिनर पूछता है कि फलानी फलानी शिप का नाम क्या है जो विजिट पे गई थी, फलानी फलानी शिप का नाम क्या है मेरे भाई जो आपकी विजिट पे गई थी। बात समझ में आ रही है? याद रहेगी मेरे भाई, ठीक है। तो इसका नाम है आईएनएस कुठार। क्या नाम है मेरे भाई? आईएनएस कुठार, ये याद रखना, आईएनएस कुठार, ठीक है। नेक्स्ट, श्रीलंका गई थी। कहां गई थी? श्रीलंका, श्रीलंका। अब जो ये मनसुख मंडाविया साहब, इन्होंने अनाउंस किया कि जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स, अच्छा देखो, अब जो ये अपने पैरा एथलीट है उनको सपोर्ट कर रही है सरकार बहुत बढ़िया तरीके से, अलग अलग इनिशिएटिव लेकर आ रही है सरकार। यहां पर खेलो इंडिया पैरा गेम्स को लेकर आई है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, और इसका ये पहला एडिशन नहीं है, इसका दूसरा एडिशन है। इससे पहले पहला एडिशन हो चुका है, ठीक है। तो इस पे जरा गौर फरमाइएगा मेरे दोस्त, जरा देखिएगा। तो अभी ने जो अपने जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर, इनका नाम क्या? मनसुख मंडाविया साहब। मनसुख मंडाविया साहब स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, और इन्होंने खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शेड्यूल अनाउंस किया। नई दिल्ली में होगा 20 से लेकर 27 मार्च तक। ये सेकंड एडिशन रहेगा खेलो इंडिया पैरा गेम्स का, क्योंकि पहला एडिशन 2023 में रहा था, दिल्ली में रहा था पहला एडिशन, दूसरा एडिशन भी दिल्ली में रहने वाला है। 1230 पैरा एथलीट रहेंगे, 6 खेलों में ये भाग लेंगे, पैरा आर्चरी, पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, पैरा पावर लिफ्टिंग, पैरा शूटिंग एंड पैरा टेबल टेनिस। पिछली बार तो मेरे भाई जो फुटबॉल था, ठीक है, वो भी इसका भाग रहा था, लेकिन अब यहां पर जो 6 खेल है वो आप याद रख सकते हैं, कितने एथलीट पार्टिसिपेट करेंगे वो याद रख सकते हैं, वेन्यू क्या रहेगा वो याद रख सकते हैं मेरे भाई। और आगे खेलो इंडिया जो पैरा गेम्स है, ये सेकंड नेशनल इवेंट है जिसको स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कंडक्ट कर रहा है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया खेलो इंडिया विंटर गेम्स को भी कंडक्ट कर रहा है। पहला एडिशन खेलो इंडिया विंटर गेम्स का लद्दाख में रहा, दूसरा एडिशन 9 मार्च से गुलमर्ग में शुरू कर रहा है। तो ये वो इवेंट है जिसको स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कंडक्ट कर रहा है, और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो दूसरा इवेंट कंडक्ट कर रहा है वो है खेलो इंडिया पैरा गेम्स। आई होप मेरे दोस्त दोनों चीजें कनेक्ट हो गई होंगी। नेक्स्ट, टेबल टेनिस के जो उस्ताद हैं शरद कमल साहब, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, ठीक है। इंडियन टेबल टेनिस लीजेंड है ए शरद कमल, इन्होंने कहा है कि अब मैं नहीं खेलूंगा, मेरा जो लास्ट रहेगा इवेंट वो रहेगा WTT स्टार कंटेंडर इवेंट, ओके, जो आपका मार्च में रहने वाला है, और यहीं पर इनको फेयरवेल मिलने जा रहा है, ठीक है। तो WTT स्टार कंटेंडर इवेंट के बाद ए शरद कमल अनाउंसमेंट कर रहे हैं, मतलब अनाउंस तो कर दिए, रिटायरमेंट लेने जा रहे हैं। इवन इनके नाम कुछ उपलब्धि है, जैसे कि 7 तो कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल है, 2 इनके नाम हिस्टोरिक एशियन गेम्स ब्रॉन्ज मेडल है, और 5 इनके नाम ओलंपिक अपीयरेंस रही है।
इस बार उनसे काफी उम्मीद थी ओलंपिक में मेडल लेकर आए, लेकिन ओलंपिक में तो भारत के लिए मेडल नहीं आ पाया था मेरे दोस्त। बात समझ में आ रही है दोस्त? यार लाइक जरूर करते चलो यार, लाइव और लाइक का रेशियो बराबर होना चाहिए। बराबर नहीं रहता, दुख दर्द सारी चीजें मेरे दोस्त यहां पर आ जाती हैं। निकालो यहां से मेरे भाई, फटाफट लाइक करो। स्टीव स्मिथ वन ऑफ द ग्रेट क्रिकेटर, बोलते ना फेवरेट फोर, जिसमें स्टीव स्मिथ, ओके, विराट कोहली, जो रूट और एक और है विलियमसन, ठीक है। ये चार वो खिलाड़ी हैं जो जिनको फेवरेट फोर बोला जाता है। अब धीरे धीरे देखो, T20 से तो विराट कोहली भाई ने रिटायरमेंट ले लिया। स्टीव स्मिथ ने टेस्ट क्रिकेट से अभी नहीं लिया, T20 से नहीं लिया। स्टीव स्मिथ ने ओडीआई से रिटायरमेंट ले लिया सेमीफाइनल में हार के बाद। इंडिया से हार गए थे तो शर्मनाक हार रही थी मेरे भाई इनकी, और इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। ओके, तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट लीजेंड है स्टीव स्मिथ, ऑफिशियली अनाउंस किया रिटायरमेंट वनडे क्रिकेट से। 14 साल का इनका कैरियर रहा है 50 ओवर फॉर्मेट में। ओके, ये कह रहे हैं कि T20 और टेस्ट ये खेलते हुए रहेंगे, T20 और टेस्ट खेलते रहेंगे। ठीक है भाया, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। यही कहा, देखो ये रहा नेपाल वाला। इंडिया और नेपाल के बीच में एक समझौता हुआ है न्यू दिल्ली में, वाटर सैनिटेशन, हाइजीन सेक्टर और वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम करने के लिए। ठीक है, सेवी वाली न्यूज कल पढ़ाऊंगा मैं। वाटर सैनिटेशन, हाइजीन सेक्टर और वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम करने के लिए, और इसी को बोला वॉश मेरे भाई। क्या पता इसकी फुल फॉर्म पूछ ले। वाटर सैनिटेशन हाइजीन सेक्टर में काम करने के लिए यहां पर भारत और नेपाल के बीच में समझौता हुआ, इंडिया और नेपाल के बीच में समझौता हुआ है मेरे भाई। ओके, है कि नहीं गजब न्यूज दोस्त? अब ये सेबी वाली जो न्यूज है ना, चलो पढ़ लेते हैं इसको, 1 मिनट लगेगा। सेबी कहाँ हो तुम, मैं यहां हूं, आ जाओ, हम आ गए आ गए आ गए। सेबी की बात करते मेरे दोस्त। असल में सेबी की इनकम की बात की गई है। सेबी की इनकम में 48% की वृद्धि देखने को मिली है। 23-24 में ये 2075 करोड़ पे पहुंच गई है। सेबी की तमाम तरीकों से इनकम होती है, फीस से, सब्सक्रिप्शन से, तो उससे बात की जा रही है। फीस इनकम जो थी वो 1851 करोड़ रुपए थी। मतलब सिर्फ फीस इनकम की बात करें, टोटल फीस और सब्सक्रिप्शन इनकम, उसमें फीस इनकम की बात करें तो 1851 करोड़ रही थी। 1251 करोड़ जो रही थी उससे पिछले साल में रही थी, तो उससे यहां पर ग्रोथ देखने को मिली है। ओके, इस न्यूज को कल ही पढ़ाऊंगा, जल्दबाजी में नहीं, क्योंकि न्यूज डेटाबेस है, इसको कल करेंगे। कल आता नहीं है अपना न्यूज को लेकर, बट कल ही पढ़ेंगे हम लोग। ओके, बाकी मेरे भाई क्योंकि मैम का सेशन शुरू हो चुका है एडिटोरियल का, तो मैं यहीं पर ही अंत करूंगा। वॉरियर प्रो बैच ज्वाइन कर लो, अभी भी मौका आप लोगों के पास। ये 1420 का मिल रहा है, 1562 का रहता है, और ये आपको 12 महीने की बजाय 24 महीने वैलिडिटी के साथ मिल रहा है। आप सेम कोड यूज कर सकते हैं Y168। ओके, इसमें आपको ये सुदर्शन बैच मिल रहा है कंप्लीट मेरे दोस्त। मेंस स्पेशल बैच है जो कि आपका 10 तारीख से शुरू हो रहा है। 10 तारीख से अलग से आपको लेना नहीं है, वॉरियर प्रो का ये पार्ट रहेगा। वैसे अलग से भी ले सकते, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे वॉरियर प्रो, उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, सेम कोड आप यूज करेंगे, ये आपको 700 का पड़ेगा। ओके, और इसमें आपको मंडे टू सैटरडे आपकी क्लासेस रहेंगी। वॉरियर प्रो एक बैच नहीं है, फाउंडेशन बैच, करंट अफेयर्स बैच, मंथली करंट अफेयर्स बैच, ये सब इसका पार्ट है। ये 2 बैच आपके मेंस स्पेशल शुरू हो चुके हैं, जिसमें मैं आपको मंथली करंट अफेयर्स मेरे दोस्त कवर करूंगा। ये सब आपका बैंक महापैक का पार्ट है। ये 2499 का आपको मिलेगा, सेम कोड आप Y168 यूज कर सकते हैं। ये डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज है, एक्सक्लूसिव है, ओनली फॉर SBI PON क्लर्क मेरे भाई। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, सेम कोड Y168 आप लगा सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे बच्चों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिएगा। और हाँ, कल 7 बजे आपको जुड़ना है मेरे भाई। सुबह संतोष सर, सौरभ सर और शांतनु सर आपके लिए गैस पेपर लेकर आ रहे हैं। ओके, इसके बाद तुरंत आप जुड़ जाइए मैडम के सेशन में। MCQs वो